प्यारे बच्चों और मित्रों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं और गूगल इधर डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म दिया है, उसको भर लेना ताकि आपकी जानकारी मुझ तक पहुंच जाए। फेसबुक पे मैं 5000 से ज़्यादा बच्चों को फ्रेंड्स नहीं बना सकता हूं, इसलिए आप मुझे मेरे फेसबुक पेज पर फॉलो कर सकते हैं, मुझसे जुड़ सकते हैं और मुझसे मेरे जो वीडियो लेक्चर्स हैं उनसे अपडेट रह सकते हैं। ठीक है, इन वीडियो लेक्चर्स, यदि ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि आजकल कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो केवल शेयर और लाइक की भाषा समझती है। ओके, जिससे मुझे मदद मिलेगी और मैं मोटिवेट होऊंगा नए वीडियो लेक्चर बनाने के लिए। तो आइए ज़रा आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं। तो पिछली क्लास में हमने हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट में CF कैसे निकालते हैं ये समझा था और CF के डिफरेंट रूल्स देख लिए थे। और उस क्लास में जाते हुए मैंने आपसे कहा भी था कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में अब ये समझेंगे कि ये जो CF है ये बने कैसे हैं, मतलब CF बनता कैसे है, यही क्यों आता है, इसके अलावा कुछ और क्यों नहीं आता है, ये हम लोग आज के इस वीडियो लेक्चर में समझेंगे। वीडियो लेक्चर हो सकता है थोड़ा लंबा खिंच जाए, तो अपना पेशेंस बनाए रखिएगा। और जो विद्यार्थी केवल एग्जाम पास करने के उद्देश्य से इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहें, अन्यथा जा सकते हैं, है ना। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि अगर पढ़ ही रहे हो तो अच्छे से पढ़ो, केवल एग्जाम पास करने के लिए मत पढ़ो, नया कुछ सीखने के लिए पढ़ो। और चीज़ें बनती कैसे हैं, चीज़ों का सृजन कैसे होता है, ये चीज़ें भी सीखो। क्योंकि अक्सर अपन लोग क्या करते हैं, हम भारतीयों की क्या प्रॉब्लम होती है, हमें कॉपी करना अच्छे से आता है, हमें नकल करना अच्छे से आता है, लेकिन हम कुछ नया सृजन नहीं कर पाते। और यही प्रॉब्लम हम लोगों को पीछे धकेल देती है टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में। सृजन करना, कुछ नया इजाद करना किसी भी फील्ड में, ये हमारी आदत में होना चाहिए। और ये तभी हो सकता है जब हम किसी भी तरह के नॉलेज को गहराई से समझें, गहराई से जानने का प्रयास करें। ऊपर ऊपर तैर के केवल नदी पार करना ना करें। ओके, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखो, पिछली क्लास में जब हम लोग पढ़ रहे थे तो मैं आपको ये तो बताया था कि यदि हमारे पास में एफ डी वाई इज इक्वल्स टू 0, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसे सॉल्व करके यदि हमें CF निकालना है और इस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है FM इज इक्वल्स टू 0, इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के यदि डिफरेंट रूट्स आते हैं, फॉर एग्जांपल इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व किया और m बराबर हमारे पास में m1 आया, m2 आया, m3 आया एंड सो ऑन डैश 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 mn आया, तो उस केस में जो CF है, ये जो इस इक्वेशन का सोल्यूशन है, y बराबर, वो y बराबर क्या आता था, या CF बराबर क्या आता था, CF बराबर आता था C1 e टू दी पावर m1x प्लस C2 e टू दी पावर m2x प्लस डैश डैश Cn e टू दी पावर mnx। ये कुछ ऐसा आता था। अगर हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका ऑर्डर n है तो कुल मिलाकर हमें n कांस्टेंट के साथ में एक सोल्यूशन यानी कि CF प्राप्त होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि यदि इन ऑक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट्स हैं इनमें से कोई 2 या कोई 3 बराबर हो जाए तो उस केस में CF क्या बनेगा। लिखवा तो मैंने तुम्हें दिया था, लेकिन वो बना कैसे, ये हम लोग आज जानने का प्रयास करेंगे। तो लुक एट दिस, वो बना कैसे वो समझिएगा ज़रा ध्यान से। देखो, पहले तो हमारे दिमाग में एक जनरल क्वेश्चन आना चाहिए और तुम्हारे दिमाग में भी आना चाहिए। सर उसमें क्या है भाई, आप क्या कहते हैं, अगर 2 बराबर आ गए हैं तो यहाँ पर भी m1 लिख दीजिए, यहाँ पर भी m1 लिख दीजिए। तो यदि मान लो हमारे पास में m1 और m2 बराबर हैं, m1 और m2 बराबर हैं और हम यहाँ पर भी m1 और यहाँ पर भी m1 लिख दें, तो ऐसी स्थिति में ये CF क्या बन जाएगा, ये CF बराबर बनेगा C1 प्लस C2, दोनों में से e की पावर m1x कॉमन ले लेंगे और पर जो बचे हुए हैं उनको लिख देंगे। तो इस C1 प्लस C2 की जगह एक नया कांस्टेंट लिख देंगे हम लोग C। तो ऐसी स्थिति में इन 2 कांस्टेंट की जगह एक कांस्टेंट आ जाएगा और बाकी आपके पास में कुल मिलाकर कितने n-2 और कांस्टेंट हो जाएंगे इस C3, C4, Cn तक में। तो कुल मिला के कितने कांस्टेंट हो जाएंगे, कुल मिला के n-1 कांस्टेंट हो जाएंगे जो अभी n थे पहले। तो इस हिसाब से तो ये गड़बड़ हो गया, क्योंकि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जो नंबर ऑफ कांस्टेंट हैं वो इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं और आपके डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर n है तो यहाँ पर n कांस्टेंट आने चाहिए। मतलब ये जो आपने लिखा है ये सही नहीं है, राइट। सो सही तरीका क्या है, आइए ज़रा उसको समझते हैं।
मान लीजिए कि दो रूट्स आपके बराबर हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन के m1 और m2, तो देखो ऐसी स्थिति में हम होगा क्या, ऐसी स्थिति में जो भी आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बन रही है और ऑक्सिलरी इक्वेशन जिस भी डिफरेंशियल इक्वेशन से बनी है, तो उसमें ये जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है, अगर हम इसको फैक्टराइज कर रहे हैं, है ना, ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूप में, और हमारे पास में ये n रूट्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो ऑपरेटर है वो कुछ इस रूप में रहा होगा। कैसा? d माइनस m1, d माइनस m2, d माइनस m3 डैश 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 d माइनस mn इज इक्वल टू 0। और जब हम लोग d की जगह पर m लिख देते हैं, है ना, तो हमारे पास में ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाती है। तो इसका मतलब ये जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है उसको अगर फैक्टराइज करें तो ऐसे बनेगा, है ना, तभी हमारे पास में n अलग अलग रूट आएंगे। अब मान लीजिए कि भाई m1 और m2 बराबर हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि इस डिफरेंशियल इसको यहाँ पर आप y भी लिख दीजिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इस डिफरेंशियल ऑपरेटर में दो फैक्टर फिर एक जैसे बनने चाहिए, तभी तो m1 और m2 बराबर आएगा। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, d माइनस m1, d माइनस m1 एंड d माइनस m3 डैश डैश d माइनस mn y बराबर 0। मान लो कि ये ऐसा बन रहा है, ठीक। अब मेनली हमें क्या करना है, हमें इन दो फैक्टर्स के करस्पॉन्डिंग जो सल्यूशन है वो क्या आता है उसको फाइंड करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं विद्यार्थियों, उसके लिए हम केवल इन दो फैक्टर्स को इस y के साथ में लेते हैं, ये मानते हुए कि अभी हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो ऑर्डर 2 की है और जिसमें इस तरह के फैक्टर्स का रिपीटिशन है, ऐसा मानते हुए, ठीक है। तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमारे पास मिलेगा d माइनस m1, d माइनस m1 y बराबर 0। तो ये हमारे पास में डिफरेंशियल इक्वेशन का ये नया रूप हमने बना लिया, क्योंकि हमें आसानी होगी सॉल्व करने के में। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं और CF बनाते हैं, यानी कि एक तरह से y का मान ज्ञात करते हैं। y मतलब इसका सोल्यूशन। तो ध्यान दीजिएगा दोनों फैक्टर एक जैसे हैं, बी केयरफुल। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इतने वाले पार्ट को, यानी कि d माइनस m1 y बराबर, इसको मान लेते हैं विद्यार्थियों v। क्या मान लेते हैं इसको? v मान लेते हैं। तो इसको हम जैसे ही v मानेंगे तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा d माइनस m1 v इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं dv बाई dx माइनस m1v बराबर 0, है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करो, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करो, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं dv बाई v इज इक्वल्स टू, इसको इधर ले जाएं तो इट्स अ m1 dx। इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो दिस इज व्हाट, दिस इज log v बराबर में आ जाएगा m1x प्लस यहाँ पे लिख दो आप c1, सपोज दैट ऐसे लिख दिया। तो v बराबर कितना आया विद्यार्थियों, v बराबर आ जाएगा e टू दी पावर m1x प्लस c1, जिसको हम लोग लिख सकते हैं e टू दी पावर m1x इंटू ई टू दी पावर c1, और इस e टू दी पावर c1 को हम लिख देते हैं केवल c1 डैश, सपोज दैट मैंने यहाँ लिख दिया c1 डैश e टू दी पावर m1x। तो ये v की वैल्यू आ गई हमारे पास में इतनी। आई रिपीट, v की वैल्यू कितनी आ गई है, v की वैल्यू आ गई है c1 डैश e की पावर m1x। अब इस v की वैल्यू को रख दीजिए यहाँ पर और इसको हल करिए। तो इस v की वैल्यू को जैसे यहाँ पे लिखते हो तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये कुछ ऐसे बन जाती है विद्यार्थियों, d माइनस m1 y बराबर v, v मतलब c1 डैश e टू दी पावर m1x। अब इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये ऐसी बनेगी dy बाई dx माइनस m1y इज इक्वल्स टू c1 डैश e टू दी पावर m1x, ठीक। तो ये क्या बन गई, दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लैबनिट्ज फॉर्म। ये लैबनिट्ज की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, हम इसको सॉल्व करने के लिए निकालते हैं IF e टू दी पावर इंटीग्रल p dx। तो p का काम कौन कर रहा है विद्यार्थियों, p का काम कर रहा है माइनस m1, तो यहाँ पर लिख देते हैं माइनस m1। तो आपके पास आ जाएगा e की पावर माइनस इंटीग्रल m1 dx, इंटीग्रेट करोगे तो e की पावर माइनस m1x।
ये आपके पास में IF आ जाएगा। तो IF ये आ गया, तो कंप्लीट सोल्यूशन क्या होगा इसका? कंप्लीट सोल्यूशन होगा y e टू द पावर माइनस m1x बराबर में इंटीग्रल c1 डैश e टू द पावर m1x यानी कि q इंटू IF e टू द पावर माइनस m1x dx प्लस c2। यहाँ पे c2 लगा देते हैं। अब इसको इंटीग्रेट कर दिए सिंपली, तो भाई ये वाला और ये वाला टर्म तो खत्म हो जाएगा। c1 डैश को बाहर लिख दीजिए, बचेगा dx, उसको इंटीग्रेट करेंगे तो x आ जाएगा और ये आपके पास में c2 आ गया। ठीक है ना? तो y बराबर अल्टीमेटली जब e की पावर m1x को उधर लेके जाएंगे तो e की पावर प्लस में m1x हो जाएगा और ब्रैकेट में आएगा c1 डैश x प्लस c2, है ना? अब ध्यान दीजिएगा कि जब आपने केवल इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करा तो आपके पास में y बराबर क्या आ रहा है? आपके पास में y बराबर आ रहा है y इज इक्वल्स टू e की पावर m1x c1 डैश x प्लस c2। वास्तव में जिस भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जब भी दो ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स बराबर होंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग जो CF के अंदर पोर्शन बनेगा वो कुछ इस रूप में बनेगा, e की पावर m1x c1 x प्लस c2। मतलब अल्टीमेटली जो हम लोग CF में पोर्शन बनाते हैं वो क्या बनाते हैं? जैसे दो रूट बराबर हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं? हम लोग लिखते हैं CF बराबर c1 प्लस c2x e टू द पावर m1x। फिर इसके बाद में हम जो नॉन रिपीटेड हैं उनको लिखते जाते हैं लाइक दैट। तो देखिए यही पोर्शन बन रहा है ना, यही वाला। लेकिन ये बना कैसे, ये हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया। हम लोगों ने उन दो फैक्टर्स के करस्पॉन्डिंग जो भी टर्म बन रहा था उसको इस y के साथ में यानी इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने सॉल्व करा और हम लोगों ने उसमें सेपरेशन ऑफ वेरिएबल और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के रूप में उसको सॉल्व करके अल्टीमेटली y का मान निकाला, यानी कि एक तरह से CF का मान निकाला। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये जो y है वास्तव में इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए CF का मान है। जब राइट हैंड साइड 0 होता है तो जो सोल्यूशन y आता है वही CF होता है, और जब राइट हैंड साइड 0 नहीं होता है तो हमें PI और निकालते हैं। वो हम लोग आगे समझेंगे कि वो कैसे बनता है, कहाँ से आता है, क्यों आता है, ये भी समझेंगे हम लोग। लेकिन अभी यहाँ पर जो चीज़ समझनी थी वो आई होप कि आप लोगों को समझ में आई होगी और ये चीज़ दिमाग में बैठा होगा कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में दो ऑक्सिलरी इक्वेशन के अगर दो रूट बराबर हों तो ये वाला टर्म बनता कैसे है। अगर 3 होते विद्यार्थियों, है ना, मतलब यहाँ पर d माइनस m1 एक और होता तो ये वाली जो आपके पास में ये जो y आया है इस y को भी हम लोग क्या करते, फिर एक फैक्टर के साथ में और सॉल्व करते तो एक टर्म और इसमें आ जाता c1x प्लस c2 डैश एक्स स्क्वायर प्लस c3 लाइक दैट, ऐसा आ जाता। तो ये टर्म्स आते कैसे हैं ये मैंने आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास किया। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इस वाले पोर्शन के बाद कि जब रिपीटेड रूट आए ऑक्सिलरी इक्वेशन के तो CF कैसे बनता है ये समझा। अब हम लोग ये समझते हैं कि ऑक्सिलरी इक्वेशन में यदि कॉम्प्लेक्स रूट आता है तो उस कॉम्प्लेक्स रूट के करस्पॉन्डिंग जो CF बनता है वो कैसे बनता है, उसका लॉजिक क्या होता है और उसके पीछे क्या क्या थ्योरीज बनती हैं या उसके पीछे क्या मैथमेटिक्स होती है। आइए ज़रा उसको समझते हैं, इसको रफ कर देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। सो विद्यार्थियों अब ज़रा ध्यान दीजिएगा भाई, जब ऑक्सिलरी इक्वेशन के n रूट्स थे वो भी अलग अलग तो आपने CF ये बनाया, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब मान लीजिए कि उस ऑक्सिलरी इक्वेशन को जब आपने सॉल्व करा तो आपके पास में अल्फा प्लस आयोटा बीटा ये आ रहा है, चलिए ठीक है ना। तो इसका मतलब प्लस माइनस, क्योंकि ये हमेशा उसमें आते हैं, पेयर में आते हैं। एक तरह से देखा जाए तो m1 बराबर आपके पास अल्फा प्लस आयोटा बीटा और m2 बराबर अल्फा माइनस आयोटा बीटा, यानी कि अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की है तो उसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन जो है वो डिग्री 2 की बनेगी। और मान लीजिए कि उसको जब आपने सॉल्व करा तो आपके पास m1 और m2 ये आ रहा है। अब इस कॉम्प्लेक्स रूट के करस्पॉन्डिंग, पेयर्ड कॉम्प्लेक्स रूट के करस्पॉन्डिंग CF कैसे बनता है, वो आता क्यों है, ये हम लोग समझेंगे।
हालांकि देखो बेस यही है, इसी से ही बनता है, लेकिन कैसे बनता है इसको समझ लीजिए। बहुत सिंपल सी बात है। देखो भाई m1 बराबर इतना आ रहा है, m2 बराबर इतना आ रहा है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इन दोनों के ऊपर फोकस करो, अभी बाकी आगे के छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स नहीं है, वो आपके रियल रूट थे, अलग अलग थे, तो उनके लिए तो CF आप बना दोगे। अब आप इन दोनों के ऊपर फोकस करो। तो भाई m1 की जगह पर आप ये लिख दो, m2 की जगह पर ये लिख दो, और फिर देखो जरा क्या आता है। तो ऐसी स्थिति में CF इज इक्वल्स टू C1 e टू द पावर अल्फा प्लस आयोटा बीटा प्लस C2 e टू द पावर अल्फा माइनस आयोटा बीटा x एन प्लस डैश डैश, ठीक है। मैं बाकी की चीज़ें नहीं लिखता हूँ, वो मान के चल रहा हूँ कि वो आपको समझ में आ गया। मैं इसके ऊपर फोकस करता हूँ केवल, ध्यान दीजिएगा, है ना। अब इसमें से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, C1 e टू द पावर अल्फा, सॉरी यहाँ पर x भी आता है, मैं x को लिखना भूल गया था, अब लिख देता हूँ। तो ये e की पावर अल्फा x, इसको e की पावर अल्फा x को ऐसे, और e की पावर आयोटा बीटा x ऐसे लिख सकते हैं। C2 मतलब हमने तोड़ के लिख दिया, e टू दी पावर अल्फा x इंटू ई टू दी पावर माइनस आयोटा बीटा x ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें से ये वाला टर्म जो है, ये वाला टर्म कॉमन है तो निकाल दीजिए। तो e टू दी पावर अल्फा x कॉमन ले लिया, तो C1 e की पावर आयोटा बीटा x आ गया, प्लस C2 e की पावर माइनस आयोटा बीटा x, ये आपके सामने आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक यूलर का फॉर्मूला होता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, ये आप लोगों ने कक्षा 12वीं में पढ़ा होगा, अगर IIT जी की तैयारी करी होगी, नहीं भी करी है तो भी कोई इशू नहीं है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है ना। क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला ये है कि e टू द पावर आयोटा x बराबर होता है, इट इज इक्वल्स टू कॉस x प्लस आयोटा साइन x, ठीक है ना। ये इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, इसको यूलर्स फार्मूला कहते हैं, ठीक है। और उसके लिए बहुत आसान सा तरीका होता है कि ये जो e टू दी पावर ix है, जो आपका e की पावर x वाला फार्मूला होता है, उसमें e की पावर ix रख दीजिए, उसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए, आयोटा वाले टर्म अलग कर दीजिए, तो उसमें आपको दो सीरीज बनती हुई दिखाई देंगी, एक कॉस की और एक साइन की आ जाएगा, ठीक है ना, सिंपल। अब e की पावर आयोटा x की जगह पर आप ये लिखिए, और e की पावर माइनस आयोटा x की जगह पर कॉस x माइनस आयोटा साइन x ये लिख दीजिए विद्यार्थियों। तो ये फॉर्मूला देखिए कैसा बनेगा, ये ऐसा बन जाएगा, e की पावर अल्फा x ब्रैकेट में C1, यहाँ पर आप लिखेंगे इट्स अ कॉस बीटा x प्लस आयोटा साइन बीटा x ऐसे लिखेंगे, प्लस C2 यहाँ पर भी ऐसे ही लिखेंगे, बस यहाँ पे बीच में माइनस आ जाएगा, तो इट्स अ कॉस बीटा x माइनस आयोटा साइन बीटा x एंड ब्रैकेट क्लोज। बहुत सिंपल है। अब एक काम करिए, दिस इज e टू द पावर अल्फा x, बहुत सिंपल, ये cos बीटा x कॉमन ले लीजिए, cos बीटा x कॉमन लीजिए, तो C1 और ये प्लस C2, C1 प्लस C2 लिख दीजिए, बहुत अच्छी बात है, प्लस अब यहाँ पर क्या कहते हैं साइन आयोटा साइन बीटा x, इसको कॉमन लीजिए, तो आपके पास में आएगा ठीक है, आपके पास में आएगा C1 एंड आयोटा दोनों में आएगा, तो माइनस C2 और ये आयोटा और ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है ना, यही आएगा ना। जैसे C1 आयोटा, आयोटा भी कॉमन ले लिया आपने, C2 माइनस C2 आयोटा ये भी कॉमन ले लिया। अब देखो भाई ये भी एक कांस्टेंट है और ये भी एक कांस्टेंट है, तो इन दोनों ही कांस्टेंट्स की जगह पर आप नए कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सपोज दैट आपने ए और बी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दिए, तो आपके पास में आ जाएगा e टू द पावर अल्फा x ब्रैकेट a cos बीटा x प्लस b साइन बीटा x, जहां पर a का मतलब है C1 प्लस C2 और b का मतलब है C1 माइनस C2 आयोटा, सिंपल। तो ध्यान दीजिएगा, आपने दो नए कांस्टेंट्स की जगह पर दो नए कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दिए नए नाम से। तो ध्यान दीजिएगा कि जब आपके पास में कॉम्प्लेक्स रूट आते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग जो CF है वो e टू द पावर अल्फा x a cos बीटा x प्लस b साइन बीटा x बनता है, जहां पर आपको अल्फा प्लस माइनस आयोटा b रूट मिल रहे थे पेयर में। तो जब भी आपके पास में ऑक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इस रूप में आएंगे, तो आपका जो CF होगा उसमें ये वाला टर्म इंट्रोड्यूस होगा इन दो रूट्स के करस्पॉन्डिंग। क्लियर है? ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए
कि आपको m बराबर 2 प्लस माइनस आयोटा 3, मान लीजिए ये आ गया, तो ऐसी स्थिति में आपका CF क्या बनेगा? आपका CF बनेगा e की पावर 2x ब्रैकेट में C1, a और b की जगह कोई भी कांस्टेंट लिख सकते हैं, सामान्यतः अपन C1 C2 लिखते हैं, तो C1 cos 3x प्लस C2 sin 3x आप इस तरह से लिख देंगे। जो भी आपका आए यहां पर आप यहां पर लिख देंगे और आप आगे बढ़ जाएंगे। कॉम्प्लेक्स के केस में ये चीज आएगी। तो यहां पर हम लोगों ने ये समझने का प्रयास किया विद्यार्थियों कि जब ऑक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, है ना, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा के फॉर्म में आते हैं, तो उन कॉम्प्लेक्स रूट के करस्पॉन्डिंग जो CF है वो क्या बनता है और कैसे बनता है, ये हम लोगों ने समझने का प्रयास किया। अब इसी में ही फर्दर मॉडिफिकेशन करके दो नए रूप और बनाए जा सकते हैं, वो और समझाता हूं आपको, ध्यान दीजिएगा। भाई देखिए, a और b जो हैं वो दो कांस्टेंट हैं। अगर आप इन a और b की जगह पर दो खास टर्म रख दें तो आपका काम और आसान हो जाएगा और कुछ नई चीज बन जाएगी। सो यहां पर विद्यार्थियों a और b की जगह पर हम लोगों को कुछ नया रख देना है, तो ध्यान दीजिएगा क्या रखना है। a की जगह पर आप लिखिएगा c cos C1 और b की जगह पर लिखिएगा विद्यार्थियों c sin C1। सपोज दैट आप ये लिख देते हैं, है ना। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, ऐसी स्थिति में यही जो चीज है, देखो आपने क्या करा, a और b ऑलरेडी कांस्टेंट थे तो उनकी जगह पर दो कांस्टेंट वैल्यूज रख दी, बट साइन और कॉस के टर्म्स में रखिए। तो ऐसी स्थिति में ये जो आपका है वो क्या बन जाएगा, इट्स CF इज इक्वल्स टू e टू द पावर अल्फा x ब्रैकेट a की जगह पर c cos C1 और ये cos बीटा x एज इट इज है, प्लस b की जगह पर आप लिख देंगे कितना, b की जगह पर c sin C1 और ये sin बीटा x एज इट इज है। तो यहां से c को तो कॉमन ले लो, तो c बाहर e टू द पावर अल्फा x ब्रैकेट, और जरा ध्यान देना ये किसका फॉर्मूला बन गया, cos a माइनस बी का। आई रिपीट, cos a माइनस बी का। तो cos a cos b प्लस sin a sin b इज इक्वल टू cos a माइनस बी, और a आप मानेंगे बीटा x को, b मानेंगे किसको, C1 को। तो आपके पास में आ जाएगा cos बीटा x माइनस C1। आई रिपीट, cos बीटा x माइनस C1। तो ये जो आपके पास में आ गया है, ये एक अलग नया रूप आ गया है किसका, CF का, जहां पर आप इसको थोड़ा और चाहे तो चेंज कर सकते हैं, है ना। जो आप सामान्यतः प्लस वाला यूज करते हैं ना, तो आप एक काम करिए, अब यहां पर आप फिर से क्या कर दीजिए कि C1 की जगह पर आप प्लस का b लिख दीजिए, और ये जो C है, सॉरी C1 की जगह पर माइनस का b, और ये जो C है इसकी जगह पर आप लिख दीजिए a, आप a लिख दीजिए ताकि a और b में आपको दिक्कत ना जाए, है ना। लेकिन ये a और b इन a और b से अलग हैं, ध्यान दीजिएगा, ये तो मैं केवल सिंबॉलिकली यूज कर रहा हूं। तो यहां पर a e टू द पावर अल्फा x और cos बीटा x प्लस b आ जाएगा यहाँ पर, है ना। ध्यान दीजिएगा, ये बीटा है और ये b है, ये बीटा का रिलेशन रूट्स है ना, और अल्फा का रिलेशन रूट्स है। तो आपके पास में कुछ इस रूप में विद्यार्थियों क्या आ जाएगा, CF आ जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स रूट में CF a यानी कांस्टेंट इनटू e की पावर अल्फा x cos बीटा x प्लस b कैसे बनता है, ये आपको समझाने का प्रयास किया। वो कुछ नहीं होता है, बस इन a और b कांस्टेंट्स को कुछ नए कांस्टेंट से इन टर्म्स ऑफ साइन और कॉस जब आप रिप्लेस कर देते हैं तो यू विल गेट दिस वन। इसी तरह से अगर इन a और b कांस्टेंट को कुछ और नई वैल्यू दे देंगे जिससे कि साइन a प्लस b का फॉर्मूला बन जाए, तो यही जो CF है आपका e की पावर अल्फा x, यहां पर a आ जाएगा, a कांस्टेंट e की पावर अल्फा x और साइन बीटा x प्लस b, ये एक नया इस रूप में आ जाएगा, राइट। तो ये और ये तीनों ही रूप आपके चलते हैं जब ऑक्सिलरी इक्वेशन का जो रूट है वो एक कॉम्प्लेक्स रूट के फॉर्म में आए या एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए, और वो भी पेयर में आए, प्लस माइनस दोनों के साथ में, है ना। और वो हमेशा पेयर में ही आता है, अलग अलग कभी नहीं आता है, राइट। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर ये समझने का प्रयास किया कि यदि ऑक्सिलरी इक्वेशन का रूट कॉम्प्लेक्स हो तो कैसे CF बनता है और क्या बनता है और क्यों बनता है, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा।
नहीं समझ में आया हो तो वीडियो रिपीट करके देख लेना, और क्या, सिंपल। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। क्यों वेदांत भाई, समझ आया कि नहीं आया? गुड। अब आइए एक चीज़ और समझ लेते हैं कि जब ऑक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट हैं वो करनी या रूट में आ जाएं, यानी कि अल्फा प्लस अंडर रूट बी के रूप में आ जाएं। हालांकि अगर आप उसको वैसा का वैसे इसमें लिख के छोड़ दोगे तो भी गलत नहीं होगा वो, लेकिन फिर भी हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि उसको साइन हाइपरबोलिक और कॉस हाइपरबोलिक में अगर लिख देंगे तो वो आता कैसे है, केवल ये समझेंगे। आई रिपीट, अगर आपका जो रूट है वो प्लस माइनस अल्फा प्लस माइनस रूट बीटा के फॉर्म में आ जाए, मतलब कॉम्प्लेक्स ना आए, लेकिन वो क्या आ जाए, एक इर्रेशनल रूट के फॉर्म में आ जाए, वो भी इर्रेशनल रूट भी ध्यान रखना पेयर में होते हैं, बी केयरफुल, राइट। तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, CF, उससे कैसे बनाएंगे ये समझते हैं। नाउ विद्यार्थियों, अब हम लोग बात करते हैं कि अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन का जो रूट है वो एक इर्रेशनल रूट के फॉर्म में आ जाता है, मतलब उसमें सर्ड्स या करनी वगैरह होते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में m बराबर अल्फा प्लस माइनस रूट बीटा, ये आपके पास में आया है। तो सामान्यतः जो हम लोगों ने CF का रूल पढ़ रखा है, उस रूल में CF बराबर आता है e टू दी पावर अल्फा एक्स प्लस इंटू C1 कॉस हाइपरबोलिक रूट बीटा एक्स प्लस C2 साइन हाइपरबोलिक रूट बीटा एक्स। ये हमारे पास में क्या है, फॉर्मूला होता है। इसी को ही हम लोग C1 e की पावर अल्फा एक्स कॉस हाइपरबोलिक बीटा एक्स प्लस C2 इस रूप में भी लिख सकते हैं, और इसी को ही C1 e की पावर अल्फा एक्स साइन हाइपरबोलिक बीटा एक्स प्लस C2 के रूप में भी लिख सकते हैं। हालांकि अगर केवल ये समझ जाएंगे तो भी अपना काम हो जाएगा, क्योंकि इससे ये कैसे बना है ये भी आपको पता है, क्योंकि हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है। कुछ नहीं है, बस यहाँ पे C1 और C2 को खास अगर साइन और कॉस हाइपरबोलिक के टर्म्स में वैल्यूज दे दें तो वो कॉस हाइपरबोलिक a प्लस बी साइन हाइपरबोलिक a प्लस बी का फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। लेकिन उसके लिए तुम लोगों को ये थोड़ा सा हाइपरबोलिक के कंसेप्ट को समझना होगा कि ये हाइपरबोलिक होता क्या है। देखो सिंपल सी बात है, कुछ ज़्यादा दम नहीं है। साइन हाइपरबोलिक x बराबर होता है e टू दी पावर x प्लस माइनस ई टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन 2, सिंपल। और कॉस हाइपरबोलिक x बराबर होता है e टू दी पावर x प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन 2। ये जो दो डेफिनेशंस हैं बस ये अपने दिमाग में रखो, और कुछ भी नहीं, बहुत आसान सा है। सो विद्यार्थियों, अगर मान लीजिए कि आपके पास में इस तरह का कोई रूट आता है तो आप उसको क्या करोगे, आप सबसे पहले यहीं पर उसको फिट करोगे, और जैसे ही क्या कहते हैं यहाँ पर फिट करोगे तो आप उसको क्या कर सकते हो, आप उसको कुछ ऐसे लिखोगे। कैसा, यू कैन राइट CF इज इक्वल्स टू C1 e टू दी पावर, पहले ये का यही लिख दो, तो इट्स अल्फा प्लस रूट बीटा एक्स प्लस C2 e टू दी पावर अल्फा माइनस रूट बीटा एक्स, इस रूप में लिख देंगे आप। नाउ अब C1 दिस वन, यहाँ से देखो वही काम करोगे, इसको अलग अलग करोगे तो e की पावर अल्फा एक्स बाहर निकल आएगा, तो ये आपके पास में आ जाएगा e की पावर अल्फा एक्स और ब्रैकेट में आ जाएगा C1 कॉस, सॉरी नॉट कॉस, e टू दी पावर रूट बीटा एक्स प्लस C2 e टू दी पावर माइनस रूट बीटा एक्स, ठीक है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि भाई ये जो फॉर्मूला है ये आप बनाएंगे कैसे। सो नाउ विद्यार्थियों, यहाँ पर इस C1 और इस C2 कांस्टेंट की जगह पर आपको कुछ रिप्लेसमेंट करना है, और ऐसा रिप्लेसमेंट करना है कि ये चीज़ बन जाए। तो वो रिप्लेसमेंट क्या करना है, उसका जवाब निकालने के लिए मैं आपको थोड़ा सा रिवर्स ऑर्डर में ले जाता हूँ। कभी कभी मैथमेटिशियन को थोड़ा ट्रिक आजमा लेना चाहिए। तो ये जो आपका CF बन रहा था ना, जवाब अपन लोग इसी से ही पूछते हैं कि भैया तुम बने कैसे हो, ये बताओ। तो बहुत आसान है, देखो ये जो आपका CF बना है इट्स e टू दी पावर अल्फा एक्स, इसको तो छोड़ दो, आप इस C1 और इसकी जगह पर इसकी वैल्यू लिखो। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है e की पावर
रूट बीटा एक्स प्लस ई की पावर माइनस रूट बीटा एक्स डिवाइड बाय 2, ये इसकी वैल्यू होती है, प्लस C2 इस कॉस साइन हाइपरबोलिक की वैल्यू होती है ई टू द पावर रूट बीटा एक्स प्लस नॉट प्लस माइनस ई टू द पावर माइनस रूट बीटा एक्स डिवाइड बाय 2, ये इसकी वैल्यूज़ होती हैं। दोनों की वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर लिख दी। अब आप लोग क्या करो, अब इसमें से जो कॉमन निकल रहा है उसको कॉमन निकाल लो, यानी कि 2 को इसके साथ में रखते हुए ई की पावर रूट बीटा एक्स कॉमन निकाल लो। तो दिस इज व्हाट, दिस इज ई टू द पावर अल्फा एक्स ब्रैकेट, यहाँ पर आपके पास में जब आप कॉमन निकाल लोगे कितना, ई की पावर रूट बीटा एक्स प्लस वाला, तो आपके पास में आएगा C1 बाई 2 और यहाँ पर आएगा प्लस C2 बाई 2, ये आपके पास में आएगा, प्लस यहाँ पर अब आप कॉमन निकालिए ई टू द पावर माइनस रूट बीटा एक्स। तो जब आप ये कॉमन निकालेंगे तो आपके पास में आएगा C1 बाई 2 एंड माइनस में यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में C2 बाई 2, दिस वन। तो ये आपके पास दिस वन और ये आपके पास दिस वन। इट मीन्स दैट कि अगर देखा जाए तो इस C1 को, इस कांस्टेंट को रिप्लेस करना पड़ेगा आपको इससे, है ना, C1 बाई 2 प्लस C2 बाई 2 से, और इस कांस्टेंट को, इस C2 कांस्टेंट को रिप्लेस करना पड़ेगा इससे C1 बाई 2 माइनस C2 बाई 2 से। तो जब आप इन कांस्टेंट्स को इस तरह से रिप्लेस कर देते हैं तो आपका यही, ये जो चीज़ है, ये जो CF है वो इस रूप में बदल जाता है। आई रिपीट, तो कांस्टेंट को दूसरे कांस्टेंट से नए तरीके से रिप्लेस करने से आपका जो CF, ये वाला जो रूप है वो इस रूप में बदल जाता है। और वहीं क्या कहते हैं, इन कांस्टेंट्स को अगर हम खास तरीके से रिप्लेस कर दें तो वो कॉस हाइपरबोलिक bx प्लस C2 के रूप में बदल जाता है। तो वो कैसे बनता है, उसके लिए केवल ये इसका फॉर्मूला और इसका फॉर्मूला आप लगा देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इससे ये कैसे बना। हालांकि ये नहीं, इससे पहले ये बनाना है और फिर C1 और C2 की जगह पर खास कांस्टेंट वैल्यूज रख देनी है, जैसे इससे पहले वाला जो कॉम्प्लेक्स रूट का केस था उसमें जब रखा था, और वहां से हम लोगों ने इस तरह का रूप, इस तरह का रूप कैसे बनाया था, cos a प्लस बी, सॉरी cos a माइनस बी और sin a प्लस बी का फॉर्मूले को यूज करके। वैसे ही क्या कहते हैं, यहाँ पर C1 और C2 की खास वैल्यूज रखेंगे तो वो cos हाइपरबोलिक बीटा एक्स प्लस C2 और sin हाइपरबोलिक बीटा एक्स प्लस C2 बन जाएगा। तो उसके लिए cos हाइपरबोलिक a प्लस बी, sin हाइपरबोलिक a प्लस बी, a माइनस बी के फॉर्मूले देख लीजिएगा, उससे जवाब मिल जाएगा। तो इस पूरे के पूरे लेक्चर में हम लोगों ने ये समझा कि जो CF है वो डिफरेंट केसेस में क्या बनता है और कैसे बनता है। मेन उद्देश्य था कि कैसे बनता है, और ये उन विद्यार्थियों की उत्सुकता को शांत करने के लिए बनाया गया वीडियो है जिनके दिमाग में हर चीज़ के बाद में एक सवाल उठता है कि ये क्यों होता है, ऐसा ही क्यों होता है, ऐसा क्यों नहीं होता है। ये उसका जवाब था कि ये जो CF हैं ये ऐसे ही क्यों होते हैं, कुछ और क्यों नहीं होते हैं। क्योंकि भाई स्वाभाविक सी चीज़ है कि डायरेक्ट फार्मूले में आपको बता दूंगा, उसके बाद में कई सारे बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन अराइज होगा कि ये बना कैसे है, कहाँ से आया है। तो उसका जवाब इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैंने दिया। आई होप कि ये वीडियो आप लोग के लिए लाभदायक रहा होगा। फिर से मैं कहूँगा कि वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और नई वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है कि आपका प्यार हम तक पहुँच रहा है ना। बिकॉज अपना प्यार इस हम तक पहुँचाने का यही तरीका है, और ज़रूरतमंदों तक इस वीडियो लेक्चर को पहुँचाने का तरीका है शेयर करिए, ठीक है। और गूगल फॉर्म को ज़रूर भर दीजिएगा जो नीचे दिया गया है। फेसबुक के मेरे फेसबुक पेज के थ्रू मुझसे जुड़ भी जाइएगा ताकि हम लोग सोशली भी कनेक्ट रहें एक दूसरे से। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जल्द ही पीआई के रूल्स लेकर आऊँगा और उनके साथ में फिर जनरल क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे, कई सारे क्वेश्चंस को, और वहीं पे CF के रूल्स को भी यूज़ करेंगे और पीआई के रूल्स को भी यूज़ करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा और निराश कभी मत होइएगा, और अपने लक्ष्य के प्रति, अपने उद्देश्य के प्रति सजग रहिएगा, भूल मत जाइएगा, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस और भटकाव के कई सारे साधन मौजूद हैं। जय हिंद।